देखने वाले सभी विद्यार्थी मित्रों का फिर से मैं जिग्नेश कौशल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो तक कूलॉम के नियम की जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब उसी को हम वहां से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। तो दो आवेश के मध्य जो भी बल लगता है उसे हम कूलॉम के नियम से या कूलम बल से जानते हैं और उसका गाणितिक समीकरण हम प्राप्त कर चुके हैं। वो कुछ F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R हैट है। ठीक है, Q1 Q2 दोनों आवेश के मान है या दोनों आवेश हैं और R या R स्क्वायर उनके मध्य दूरी है और R हैट इकाई सदिश है। ठीक है, जो उन दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखा पर ही होगा और ये बल भी उन दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखा पर ही होगा। ठीक है, अब इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में एप्सिलॉन 0 हमने देखा है क्या है, वो निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक है। ठीक है, अब उसे मैं के स्वरूप यानी कूलम के नियतांक स्वरूप भी प्रदर्शित कर सकता हूं। ठीक है, और उसका मान भी हमें पता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर उसका मात्रक है। ठीक है, चलिए। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्थान पर मैंने K लगा दिया। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R हैट वही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सभी ये भौतिक राशियां जो है उन्हें मैं इकाई कर देता हूं, यानी कि Q1 और Q2 दोनों 1 कूलम ले लेते हैं, उनके मध्य दूरी जो है वो 1 मीटर कर देते हैं। ठीक है, और ये दोनों आवेशों को हम निर्वात में रख देते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन 0 कब होगा, वो केवल और केवल किसके लिए है, निर्वात के लिए है। ठीक है, चलिए। तो अब हम क्या कह सकते हैं, 1 1 1 यहाँ पे भी 1, तो ये सब कुछ 1 हो गया, ये इकाई हो गया। यानी अब क्या कह सकते हैं, F बराबर K। ठीक है, यानी दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, चलिए देखिए। सो देयरफॉर अब मैं क्या लिख सकता हूं, F = K और उसका मात्रक कितना है, 9 × 10⁹। अब ये बल है तो मैं उसे न्यूटन लिखता हूं। ठीक है, तो यहां से हमें 1 कूलम आवेश का मान पता चलता है या 1 कूलम आवेश की मात्रा कितनी होगी ये हमें पता चलता है। ओके, तो अब यहां से मैं परिभाषा बनाता हूं और लिखता हूं कि 1 कूलम आवेश वह है जो निर्वात में, ध्यान से, 1 कूलम आवेश वो है जो निर्वात में यदि अंतर दोनों के बीच में कितना रखा जाए, 1 मीटर दूरी रखी जाए, तो दूसरे आवेश पर वह कितना बल लगाता है, 9 × 10⁹ न्यूटन लगाता है। तो वह आवेश को हम या वह आवेश की मात्रा को हम 1 कूलॉम कह सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं इसी परिभाषा को, ध्यान से समझना कि वह 1 कूलॉम आवेश वह है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे आवेश पर प्रतिकर्षी या आकर्षी बल लगाएगा। ठीक है, पर वह कितना होगा, उसका मान कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन बल लगाता है। तो उस आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, 1 कूलॉम कहेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दी है। 1 कूलॉम आवेश वह है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे आवेश पर 9 × 10⁹ बल आरोपित करता है। तो यह आवेश की मात्रा 1 कूलॉम कही जा सकती है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमने समीकरण 1 यानी कि पहले जो समीकरण लिखा हुआ है आगे ये वाला, ठीक है, इसके अंदर यदि आवेश का मान न बदलते हुए, दूरी भी न बदलते हुए, मैंने वही दोनों आवेश को उतनी ही दूरी पर अन्य कोई माध्यम में रख दिया तो क्या होगा।
ठीक है। यानी यही दोनों आवेश, यानी मान लो हम एक कूलम आवेश ही ले रहे हैं दोनों, ठीक है, उनके बीच में जो दूरी है वो भी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर फिक्स है, वो नहीं बदलते हैं। अब उनके मध्य हम जो भी बल लगता है उसे समीकरण द्वारा हल कर लेते हैं। अब वही आवेश को हम अन्य कोई माध्यम में रखते हैं, यानी निर्वात के अलावा मान लो पानी में रख देते हो, प्लास्टिक में रख देते हो, या लकड़ी के अंदर रख देते हो, ठीक है, या HCl गैस में रख देते हो, यानी अन्य कोई निर्वात के अलावा माध्यम में रखने पर अब उनके मध्य बल क्या वही रहेगा कि कुछ और होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समीकरण में क्या बदलाव होगा, देखिए K रखते हो तो नहीं पता चलेगा क्योंकि मान भी वही है, Q1 Q2 1 कूलम, R वही है और K का मान नहीं बदलता है। और K तभी ले सकते हो आप जब आप निर्वात की बात कर रहे हो या आवेश निर्वात में रखे गए हैं तो, ठीक है। अब हम तो माध्यम बदल रहे हैं तो अब K नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको दो समीकरण क्यों बताए गए हैं, आप यह समीकरण का उपयोग तभी कर सकते हो जब आपके आवेश निर्वात में रखे गए हैं, ठीक है। यदि मैं निर्वात में नहीं रख रहा हूं, आवेश अब किसी और माध्यम में रख रहा हूं, तो इस समीकरण में यानी समीकरण 1 में क्या बदलाव होगा, सोचिए क्या बदला जाएगा, बताइए, सोचिए। जिन लोगों ने एप्सिलॉन 0 सोचा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अब मैं अन्य कोई माध्यम में रखता हूं तो एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता है। अब एप्सिलॉन 0 के स्थान पर मुझे जिस माध्यम में रख रहा हूं, जैसे कैरोसिन में रख रहा हूं तो कैरोसिन की विद्युतशीलता, पानी में रख रहा हूं तो पानी की विद्युतशीलता या पानी का परावैद्युतांक मुझे पता होना चाहिए और तभी मैं उनके मध्य बल की गणना कर सकता हूं, ठीक है। तो अब पहले लिखते हैं और उसे हल करते हैं। चलिए देखिए, समीकरण अनुसार दो आवेश को उतनी ही दूरी पर अन्य कोई माध्यम में रखा जाए तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे आगे, एप्सिलॉन 0 के स्थान पर क्या रखना होगा, एप्सिलॉन रखना होगा, ठीक है। तो अब उस माध्यम में लगने वाला बल यानी Fm द्वारा मैंने इसे प्रदर्शित किया है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग इन दैट मीडियम Fm माध्यम में, ठीक है। तो अब जैसा मैंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन रखना होगा क्योंकि एप्सिलॉन 0 निर्वात के लिए है। अब आप निर्वात की बात नहीं कर रहे हो, अन्य माध्यम की विद्युतशीलता की या अन्य माध्यम के परावैद्युतांक को हम केवल एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन, आवेश वही के वही है, दूरी उतनी ही है, तो इकाई मात्रक भी वही होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रमाण ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या उत्तर आएगा ये जांचते हैं, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूं, चलिए देखिए, मैंने यहां पे F/Fm यानी समीकरण 1 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 भाग R², ठीक है। और Fm ये जो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी हर का हर अंश में चले जाएगा, ठीक है। यानी कि अब यहां पे ऊपर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया, फिर Q1 Q2 भाग R², और इकाई मात्रक तो वैसे भी उनका मान 1 होता है तो वो मैंने नहीं लिखा है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, देख सकते हो आप कि 4 पाई कट जाएगा, ठीक है, ये सब कट जाएगा, बचेगा केवल आपके पास एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन R भी कहा जाता है और कैपिटल K भी कहा जाता है, ठीक है। और एप्सिलॉन R को हम आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं, ओके, इंग्लिश में उसे रिलेटिव परमिटिविटी, और कैपिटल K को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है।
जिसके बारे में दूसरे प्रकरण में यानी नेक्स्ट चैप्टर में पूरा ब्यौरा है और उसके लिए पूरी थियरम है और काफी सारी चीजें हैं, तो तब हम उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। पर फिलहाल हमें अगर अन्य कोई माध्यम के बारे में बात करनी है तो अब हम यहां से एक महत्वपूर्ण समीकरण निकाल के लाए हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं लिख देता हूं कि एप्सिलॉन जीरो के को क्या कहते हैं और फिर इस समीकरण से आप क्या लिख सकते हो कि देखना ध्यान से। तो मुझे अगर एप्सिलॉन जीरो को हटाना है तो मैं इसके ऊपर लिख सकता हूं और ये इसको नीचे लिख सकता हूं। ठीक है, या कोई भी माध्यम की बात कर रहा हूं तो उसे मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो इंटू के लिख सकते हो आप। ठीक है, यानी के गुना कर दो उसे एप्सिलॉन जीरो में जो बल है वो। ठीक है, कैसे, अब गणितिक स्वरूप में समझते हैं। पहले लिखता हूं फिर बताता हूं। चल देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एप्सिलॉन आर इक्वल टू आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक परावैद्युतांक और के डाइलेक्ट्रिक नियतांक भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से इस समीकरण से मैं क्या लिख सकता हूं, एफ अपॉन एफ एम बराबर के। अब यह ध्यान देना ये कैपिटल के है, इसके लिए मैंने ये आड़ी लिटियां बनाई हुई है। और एक के था वो कूलॉम का नियतांक था, ये के और वो के दोनों समान नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ है समीकरण एफ अपॉन एफ एम बराबर के, कैपिटल के। और यहां पे जो के था, ठीक है, ये वो स्मॉल के है, वो कूलॉम का नियतांक है। और ये क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर आप डाइलेक्ट्रिक नियतांक कह सकते हो। दोनों समान नहीं है, गड़बड़ी नहीं कर देना, ध्यान रखना। ठीक है, तो एफ अपॉन एफ एम बराबर के, तो यहां से मैं फिर से एक समीकरण लिखता हूं। सो देयरफॉर एफ बटे के बराबर एफ एम। अब बताइए मुझे कि एफ जो क्या प्रदर्शित करता है, दो आवेश के मध्य निर्वात में बल, और एफ एम क्या प्रदर्शित करता है, वही दो आवेश वही दूरी पर अन्य कोई माध्यम में बल। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, निर्वात वाला बल या माध्यम में रखा हुआ बल? सोचिए। देखिए ये क्या है, निर्वात में बल। ये क्या है, वही दोनों आवेश वही दूरी पर लगने वाला बल। ठीक है, और ये क्या है, तो उस माध्यम में यानी जिस माध्यम में रखा गया है उसका डाइलेक्ट्रिक नियतांक या उसकी विद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो उतना गुना घट जाएगी, एफ अपॉन के कर दोगे तो। ठीक है, तो अब ये हमेशा इससे छोटा होगा। ठीक है, यानी निर्वात में कोई भी दो आवेश के मध्य सबसे अतिरिक्त या अधिक बल लगता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे देयरफॉर एफ और एफ एम। ठीक है, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, हमेशा ये वाला। ठीक है, तो मैं पहले यहां पे एफ एम कर देता हूं और यहां पे रखता हूं। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर मैं दे देता हूं 4 और ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 5। ओके, इसको हम विधान में लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम में जो भी बल लगता है वह निर्वात से के गुना घट जाता है, बराबर, या 1 अपॉन के गुना हो जाता है। पता चला? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कूलॉम यानी कि आवेश की मात्रा को हम कूलॉम से जांचते हैं या मापते हैं। ठीक है, तो एक कूलॉम की परिभाषा हमने कूलॉम के नियम से देखी। ठीक है, परंतु जो हम पुरानी परिभाषा पढ़ चुके हैं यानी कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी समीकरण से, उसे लिखते हैं और सिलसिलेवार उसकी जांच करते हैं। चलिए देखिए,
मैंने विधान लिख दिया है समीकरण 5 अनुसार। इस समीकरण में 5 नंबर दिया है। यहां से हमें क्या पता चलेगा कि किसी भी माध्यम में दो आवेशों पर उतनी ही दूरी पर जो बल लगेगा वो 1/k गुना, ठीक है, या निर्वात के मुकाबले k गुना घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/k गुना भी लिख सकते हो, और 1/k गुना नहीं लिखना है तो उतनी ही दूरी पर बल निर्वात के मुकाबले k गुना घट जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और इस समीकरण से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य उतनी ही दूरी पर अन्य कोई माध्यम में बल हमेशा निर्वात के मुकाबले कम ही होता है, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने बताया कि हम आई यानी कि धारा की जो परिभाषा है, ठीक है, यानी कि I = Q/T समीकरण सबको पता है, ठीक है। विद्युत धारा का समीकरण है, यहाँ पे आवेश है और ये समय है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, Q = I × T, ठीक। अब इसी के अंदर मैं क्या करता हूं, I = 1 एम्पियर और T = 1 सेकंड कह देता हूं, यानी कि किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट में से यदि 1 एम्पियर जितनी धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो उसमें से गुजरने वाले या उसमें से जितने भी आवेश की मात्रा उस अनुप्रस्थ काट से गई है उसे 1 कूलॉम कहा जाता है, ठीक है। अब फिर से मैंने 1 कूलॉम की परिभाषा ही बताई है आपको, आगे भी 1 कूलॉम की परिभाषा दिखाई, वो क्या था, तो वो कूलम के नियम अनुसार 1 कूलम था। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, धारा के अनुपात में या धारा के मापन के साथ हम 1 कूलम आवेश की मात्रा कब कही जाएगी या कितनी होती है वो जांच रहे हैं। तो फिर से, यदि 1 एम्पियर जितनी धारा 1 सेकंड के लिए किसी भी अनुप्रस्थ काट से गुजरती है या प्रवाहित होती है, तब आवेश की मात्रा या आवेश कितने प्रवाहित हुए हैं उस अनुप्रस्थ काट से, 1 कूलम जितने प्रवाहित हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसको लिखते हैं और एक सवाल आपके लिए लिखता हूं। चलिए, मैंने लिखा है यदि 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो आवेश की मात्रा 1 कूलम कही जाती है, ठीक है। तो अब 1 एम्पियर की धारा या 1 एम्पियर जितनी धारा 1 घंटे तक बहेगी तो आवेश की मात्रा कितनी होगी, सोचिए। कुछ आया दिमाग में? देखिए, 1 एम्पियर 1 सेकेंड तो 1 कूलम, तो 1 एम्पियर 1 घंटे तक होगा तो कितना होगा, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600, तो ये हो गया आपका 3600 कूलम। पता चला? देखिए फिर से यहां पे देखिए A × T यानी 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक तो 1 कूलम, ठीक है। तो 1 एम्पियर 3600 सेकंड तो 3600 कूलम, हमें आया कि नहीं? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आवेश की मात्रा का SI मात्रक कूलम है, बहुत ध्यान से समझना। आवेश की मात्रा यानी Q का SI मात्रक कूलम है, ठीक है, कूलम। तो MKS मात्रक और CGS मात्रक क्या है बताइए, ध्यान है? ओके, तो देखिए यहां पे ध्यान से समझना है। तो MKS मात्रक होगा एम्पियर × सेकंड, ठीक है। और CGS मात्रक 2 विभागों में बांटा गया है। लिखता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। पहले देखिए, मैंने लिख दिया है आवेश का SI मात्रक कूलम है तथा MKS मात्रक एम्पियर × सेकंड यानी AS है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आवेश का CGS मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो आवेश के CGS मात्रक को 2 विभागों में बांटा जाता है। एक आपका रहेगा स्थित वैद्युत मात्रक, शुद्ध हिंदी में, ओके, इंग्लिश में उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU कहा जाता है। और दूसरा होगा आपका विद्युत चुंबकीय मात्रक, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहा जाता है, ठीक है। लिखते हैं। तो सबसे पहला जैसे मैंने बताया क्या होगा,
स्थिर या स्थित वैद्युत मात्रक। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। ठीक है, और उसी प्रकार दूसरा विद्युत चुंबकीय मात्रक, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि EMU। ठीक है, प्रदर्शित कैसे किया जाता है ये समझ लो। इसे दर्शाया जाता है स्टेट कूलम, इस प्रकार। ठीक है, और इसे दर्शाया जाता है AB कूलम, इस प्रकार। ठीक है, पता चला? चलिए, तो CGS मात्रक हम चर्चा कर रहे हैं। तो CGS मात्रक है आपके स्थैतिक कूलम और विद्युत चुंबकीय कूलम। ठीक है, यानी स्टेट C और ABC। AB अलग लिखा जाता है साथ में, और C थोड़ा बड़ा लिखा जाता है। क्लियर है? अब स्टेट कूलम और AB कूलम और एक कूलम के मध्य क्या संबंध है ये लिखते हैं। तो एक कूलम जितना आवेश होता है वो लगभग 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के या ESU जितना होता है। ठीक है, और एक कूलम यदि मैं मापता हूं EMU में या AB कूलम में तो वो 0.1 यानी 1/10 जितना होता है। ठीक है, तो ये संबंध मैं लिख देता हूं, फिर इसको समझते हैं। चलिए देखिए, जैसा मैंने बताया, एक कूलम 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलम जितना होता है। ठीक है, उसी प्रकार एक कूलम 1/10 EMU या AB कूलम जितना होता है। ठीक है, तो इस पर से आप देख सकते हो 10 सामने चला जाएगा, तो यहां क्या बचा? एक AB कूलम या एक EMU। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 कूलम, और एक कूलम बराबर तो कितना स्टेट कूलम होता है? 3 × 10⁹ तो दोनों बार जो 10 से गुणा कर दो तो 3 × 10⁻10 ESU हो गया, यानी एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU हो गया। ये स्टेट कूलम और AB कूलम के मध्य संबंध हो गया। पता चला? पहले एक कूलम का संबंध स्टेट कूलम या ESU, एक कूलम का संबंध EMU या AB कूलम का दर्शाया, और फिर EMU और ESU के मध्य संबंध या स्टेट कूलम और AB कूलम के मध्य संबंध प्रदर्शित किया। ठीक है, अब आवेशों का सबसे बड़ा या फिर और बड़ा जो मात्रक है वो फैराड है। ठीक है, फैराडे, माइकल फैराडे ने उसका कैपेसिटर जब ज्ञात किया था, या बहुत सारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी थी उसने की, उसके दौरान उसने यह मात्रक ज्ञात किया था। चैप्टर 2 में हम देखेंगे। परंतु एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है? तो 96,000 यानी 96,500, 96,500 कूलम जितना होता है केवल एक फैराडे। ठीक है, अब अन्य छोटे मात्रक जो है आवेश के, एक माइक्रो कूलम और एक नैनो कूलम है, जो आप 10⁻6 कूलम या 10⁻9 कूलम आप जानते हो। ठीक है, तो इस सारणी से आप बताइए कि सबसे बड़ा मात्रक और सबसे छोटा मात्रक कौन सा है आवेश का? सोचिए।
बड़ा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, परंतु छोटा, सबसे छोटा कौन है ये आप सोचिए। चलिए, तो अब सबसे बड़ा मात्रक मैं लिखता हूं यहां पर। तो सबसे बड़ा मात्रक है, सही सोचा है आपने, फैराड। और सबसे छोटा मात्रक हुआ का स्टेट कूलम, या फिर उसे क्या कह सकते हो आप, ESU भी कह सकते हो। क्लियर है, पता चला ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम के नियम की मर्यादाएं। तो हमने कूलम के नियम की चर्चा विस्तृत स्वरूप में यहां तक कर ली है, ठीक है। और अब उस नियम की मर्यादा जब मैंने परिभाषा सिखाई थी तब बताया था स्टार्टिंग में, बराबर। तो अब कूलम के नियम की मर्यादाएं हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहली मर्यादा आपको ध्यान होनी चाहिए कि कूलम का नियम केवल और केवल स्थिर आवेश या स्थित आवेशों के लिए ही लगाया जा सकता है। यदि आवेश गतिमान है तो यह नियम आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी मर्यादा ये है कि जिस आवेशित निकाय के बारे में आप बात कर रहे हो या जिस आवेशों के मध्य यह बल ज्ञात कर रहे हो, तो ये आवेशों की जो विमिया है या आवेशित निकाय है, जैसे आपने स्केल ले ली, ठीक है, तो वो 1 सेंटीमीटर लंबी स्केल है और दूसरी जो कोई आवेशित चीज है उनके मध्य जो दूरी है वो उनकी विमिया के मुकाबले ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, बराबर। तो ही यह नियम अच्छे से काम करेगा। यानी कि जो आवेशित चीज है उसकी जो विमिया है और उनके मध्य जो अंतर है उनके मुकाबले में क्या ज्यादा होना चाहिए, अंतर ज्यादा होना चाहिए, उनकी विमिया उनके मुकाबले कम होनी चाहिए। मान लेते हैं मैं 2 गोले ले लेता हूं जिनकी त्रिज्याएं 1-1 सेंटीमीटर है, 2 गोले। अब मैं उनको 1 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखूंगा तो नहीं चलता है, और यहाँ पे फिर जो हमें मान निकल के आता है वो कुछ अलग निकल के आता है। परंतु यही गोले को मैं ज्यादा दूरी पर, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो कुल मिला के व्यास उनका 2 सेंटीमीटर हुआ। अब उन दोनों गोलों को मैं कुल मिला के 10 सेंटीमीटर पर रखता हूं या उससे ज्यादा दूरी पर रखता हूं और मैं बल ज्ञात करता हूं तो अच्छे से मुझे वो आंसर करता है। यानी कि जब आप आवेशित निकाय की बात कर रहे हो तो उनका आयतन या उनकी विमिया के मुकाबले उनका अंतर अतिरिक्त होना चाहिए, या फिर उनके अंतर के मुकाबले उन दोनों आवेशित निकाय के मध्य जो अंतर है उनके मुकाबले उनका आयतन या उनकी विमिया बहुत कम होनी चाहिए, तभी ये कूलम का नियम काम करता है। तीसरी मर्यादा ऐसा लिख सकते हो आपके कूलम का नियम और न्यूटन का नियम दोनों एक समान है, वर्ग एवं व्यस्त स्वरूप है, ठीक है। परंतु न्यूटन का गुरुत्वाकर्षी नियम हमेशा आकर्षी रहता है, परंतु कूलम का नियम आकर्षी एवं अपकर्षी दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये मर्यादाएं हैं, पता चला। चलिए लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पूरी मर्यादाएं लिखती है मैंने, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। कूलम का नियम केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू किया जा सकता है। दूसरा, आवेशों की विमिया यानी कि आयतन उनके मध्य दूरी के मुकाबले अत्यंत कम होनी चाहिए, उल्टा भी लिख सकते हो, दूरी अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षी नियम एवं कूलम का नियम लगभग साम्य है, एक उनके गणितीय समीकरण लगभग समान रूप है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्ग और व्युत्क्रम यानी कि व्यस्त, ठीक है, आप जानते हो। परंतु गुरुत्वाकर्षी बल हमेशा कैसा होता है, आकर्षी ही होता है, परंतु कूलम का बल या कूलम का नियम आकर्षी अथवा अपकर्षी दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम कूलम के नियम का सदिश स्वरूप सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कूलम के नियम के सदिश स्वरूप की ओर, ठीक है। अब देखिए
मैंने Q1 और Q2 आवेशों को R दूरी पर रखा हुआ है और किसी उद्गम बिंदु O के आपेक्ष दोनों का स्थान यानी Q1 का स्थान R1 सदिश से और Q2 का स्थान R2 सदिश से प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है, अब दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ठीक है, अब Q2 आवेश पर Q1 द्वारा जो बल लगेगा वो कुछ अपाकर्षी या अपकर्षी होगा, कुछ इस दिशा में हम दर्शा सकते हैं उसे, और उसे F21। और उसी प्रकार Q1 आवेश पर Q2 द्वारा आरोपित बल F12 से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यानी नियम ऐसा है, जिस पर लगता है यानी जिस आवेश पर बल लग रहा है उसे पहले लिखा जाता है और जो लगा रहा है या जिसके द्वारा लग रहा है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, F21 का मतलब होता है 2 पर लग रहा है और 1 का मतलब 1 लगा रहा है। ओके, अब ये अपकर्षी बल है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो आगे भी मैं बता चुका हूं कि Q1 Q2 का जो गुणनफल आएगा वो 0 से अधिक यानी ग्रेटर देन 0 होगा, जो हमें यहाँ पे क्लियर कट बताएगा कि यह अपकर्षी बल है। ठीक है, और मान लीजिए कि Q1 और Q2 में से एक ऋण आवेश है, तो Q1 Q2 लेस देन 0 होगा और वो आकर्षी बल प्रदर्शित करता है। तो आकर्षी बल आप कुछ इस प्रकार अंदर की ओर दिखा सकते हो। ठीक है, वही Q1 Q2 आवेश है, वही दूरी है, उद्गम बिंदु भी वही है, R1 R2 स्थान सदिश है। ठीक है, परंतु बल की दिशा आप देख सकते हो बदल जाती है। अब ये बाहर था, अब वो अंदर आ चुका है। तो F12 यानी पहले आवेश पर दूसरे द्वारा आरोपित आकर्षी बल, और उसी प्रकार यहाँ पर F21 यानी कि दूसरे आवेश पर पहले द्वारा आरोपित आकर्षी बल प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका वर्णन लिखते हैं हल्का सा। चित्र अनुसार Q1 Q2 को किसी उद्गम बिंदु के सापेक्ष R1 सदिश एवं R2 सदिश स्थान पर रखा गया है या दर्शाया गया है। उनके मध्य की दूरी R12 सदिश यानी कि R1 माइनस R2, ठीक है, द्वारा दर्शाई गई है। और अब कूलॉम के नियम अनुसार Q1 आवेश पर Q2 द्वारा आरोपित बल F12 इस प्रकार लिखा जाएगा। ध्यान से, F12 इज इक्वल टू K या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q1 Q2 भाग अब इनके मध्य की दूरी R12 स्क्वायर और R12 हेड। R12 हेड क्या होगा? तो R12 हेड जो है वो एकांक सदिश है। ठीक है, और एकांक सदिश को कैसे लिखा जाता है? देखिए, सो R12 हेड इज इक्वल्स टू R1 सदिश माइनस R2 सदिश भाग उसका मान, R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक है, और इसकी दिशा अति आवश्यक है, बहुत ध्यान से समझना। मैं चित्र से प्रदर्शित करता हूं। देखिए, ये है F12 जिसका हमने समीकरण लिखा। ठीक है, तो ये दिशा Q2 से Q1 की ओर होगी, तभी ये इस तरीके से जाएगा। देखिए, ठीक है, यानी अपकर्षी बल हम भले बाहर दिखाते हैं पर उसकी दिशा Q2 से Q1 पर होगी। Q2 लगा रहा है, ठीक है, तो वहां से Q1 की दिशा की ओर होगी। और उसी प्रकार मैं F21 लिखूं तो 1 से 2 की ओर होगी। ठीक है, तो उसकी दिशा को हम यहां पे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैंने फिर से लिखा है R12 हेड या R12 कैप भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू R1 सदिश माइनस R2 सदिश भाग मोड या मानांक में R1 सदिश माइनस R2 सदिश, यानी सदिश बटे उसका मान, वो इकाई सदिश कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अब यह Q2 आवेश से Q1 आवेश की दिशा का एकांक सदिश है। जैसा मैंने अभी बताया कि दिशा अति आवश्यक होती है, तो अभी जैसे मैंने बताया F12 लिख रहे हैं, तो इस बल की दिशा दूसरे आवेश से प्रथम आवेश की तरफ होगी। ठीक है, चलिए, अब जैसे मैंने आगे चित्र में बताया कि दो आवेशों के मध्य बल
आकर्षी भी हो सकता है और प्रतिकर्षी भी हो सकता है। चित्र में भी लिखा था और वर्णन में भी लिख दिया। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 तो ये क्या बताएगा, प्रतिकर्षी बल बताएगा, और Q1 Q2 लेस देन 0 तो वो आकर्षी बल बताता है। अब बहुत ध्यान से समझना कि R12 यानी कि R1 सदिश माइनस R2 सदिश होता है। उसी प्रकार में R21 लिखना चाहूं तो वो होगा मेरा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। इसको मुझे इसके स्वरूप में प्रदर्शित करना है तो मैं इसको उल्टा कर दूं और माइनस निशानी लगा दूं तो हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि R12 बराबर माइनस ऑफ R21। पता चला? ओके, तो उसी प्रकार मैं एकांक सदिश को लिखना चाहूं तो भी लिख सकता हूं। यहाँ पे नीचे तो मान है तो कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो R12 तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन लगा दो, यानी उल्टा लिखना हो तो मुझे क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ R2 प्लस R1। ओके, तो R2 माइनस R1 भाग मोड R2 माइनस R1, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ R21 हैट। ठीक है, तो ये क्यों बदला है मैंने, क्योंकि अब मुझे दूसरे आवेश पर प्रथम द्वारा आरोपित बल लिखना है और दोनों लगभग एक समान है ऐसा सिद्ध करना है। चलिए, तो जैसा हमें पता है, देखिए यहां पर F12 का समीकरण लिखा, ये इस दिशा में बल है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। अब इस पर यानी Q2 पर कौन बल लगाएगा, Q1 लगाएगा, वो किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में। तो अब F21 का समीकरण लिखना है मुझे, तो उसके लिए मैंने ये जो आवश्यकताएं थी वो लिख दी है यहाँ पर। अब इस नियम अनुसार बल कितना होगा, तो F21 बराबर K, Q1 Q2 आवेश नहीं बदले गए हैं, दूरी भी नहीं बदली गई है, तो R21 स्क्वायर R21 हेड। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब 21 स्क्वायर को मैं 12 स्क्वायर लिखूं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा अपने आप। ठीक है, परंतु यहां पे वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो इसमें माइनस निशानी जुड़ेगी। हमने ऊपर लिखा हुआ है R12 हैट इज इक्वल टू माइनस R21 हैट, तो मैंने R12 हैट की जगह ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण K Q1 Q2 भाग R12 स्क्वायर R21 हैट, वो तो क्या है, F12 का समीकरण है, तो ये माइनस बचा एक्स्ट्रा, तो माइनस F12 लिख दिया, यानी कि F21 बराबर माइनस F12। इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों बल आपस में विपरीत दिशा में लगते हैं। ओके, यानी कि जब भी आप ये सिद्ध कर पाओ कि F12 इक्वल टू माइनस F21, ठीक है, या F21 इज इक्वल टू माइनस F12, तो वह बल संरक्षी बल है ऐसा प्रदर्शित करता है। ठीक है, चले, तो ये हो गया आपके कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप तैयार। पता चला।